नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। 15 और 16 अक्टूबर को आपका पीईटी का एग्ज़ाम होना है। बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और हमारे चैनल पे सभी लगभग पिट के लिए सभी क्लासेस हो चुकी हैं। आज आपकी साइंस की क्लास होनी है। साइंस एक ऐसा विषय है जो पेट के एग्ज़ाम में 100 में से 5 नंबर का आना है। 100 में से 5 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? 100 में से 5 नंबर में आपको भौतिक विज्ञान भी पढ़ना है, रसायन विज्ञान भी पढ़ना है और जीव विज्ञान भी पढ़ना है। तो इतना ज़्यादा सिलेबस है इनका, क्योंकि आप जब सिलेबस देखेंगे तो कुछ भी इसमें निश्चित नहीं लिखा है कि बायो में से क्या पूछेगा या फिजिक्स में से क्या पूछेगा या केमिस्ट्री में से क्या पूछेगा, कुछ भी दिया नहीं हुआ है। तो ये बच्चे सोचते हैं इसको छोड़ दिया जाए। ये ना तो छोड़ते बनता है ना पकड़ते बनता है, तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्या किया जाए साइंस के साथ। तो आज हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कह सकते हैं उनके पसंदीदा प्रश्न है यूपी ट्रिपल एससी के, वो हम आपके सामने लेके आए हैं। निश्चित रूप से 5 में से आपको कम से कम 4 प्रश्न इसमें से ही मिलेंगे, क्योंकि ये जो 60-70 क्वेश्चन आज हमारी क्लास में होने वाले हैं, ये सिर्फ 60-70 प्रश्न नहीं है। इनके जो ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शन से आपको उनको एक्सप्लेन करके करीब 150 से 200 प्रश्नों को कराया जाएगा। और इस 150 से 200 प्रश्न में से आप देखिएगा 5 में से 4 प्रश्न आपको निश्चित रूप से एग्जाम में तो जरूर प्राप्त होंगे, क्योंकि ये सब यूपी ट्रिपल एससी के प्रश्न हैं जो यूपी ट्रिपल एससी ने अपने एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है प्रतिबल यानी स्ट्रेस। प्रतिबल स्ट्रेस की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो यूनिट प्रयोग की जाती हैं उन्हें हम एसआई यूनिट कहते हैं। तो पूछा गया प्रतिबल की एसआई यूनिट क्या है। प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबल का फॉर्मूला होता है F/A, मतलब कि बल बटे क्षेत्रफल। ये होता है। कहीं भी किसी का भी आपको मात्रक निकालना हो तो सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो प्रतिबल का जब हम फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है बल बटे क्षेत्रफल, और बल की जो आप यूनिट कहेंगे, बल का मात्रक कहेंगे, वो क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और बटे में क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसको कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक तो ये इसका मात्रक होता है प्रतिबल का मात्रक, एक तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा प्रतिबल का मात्रक होता है पास्कल। पास्कल। तो जो हमारा एसआई मात्रक, लेकिन क्या पूछा गया? एसआई इकाई। तो एसआई इकाई क्या होगी? पास्कल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और बल बटे क्षेत्रफल, इसको क्या कहते हैं? इसको दाब भी कहते हैं। दाब बराबर भी बल बटे क्षेत्रफल होता है, इसलिए दाब का मात्रक भी आप देखेंगे तो क्या होता है? पास्कल। तो हमें पता चल गया कि प्रतिबल और दाब का मात्रक एसआई यूनिट सेम होती है, जो क्या होती है? पास्कल होती है। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई? शुरू में हम फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे, भौतिक विज्ञान के प्रश्न करेंगे, फिर हम बायो के प्रश्न करेंगे, और उसके बाद लास्ट में जीव विज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी के फेवरेट जीव विज्ञान के प्रश्न होंगे, जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उसके बाद हम जीव विज्ञान के प्रश्नों पर आएंगे। तो इसमें आपने देखा कि इसका प्रतिबल की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल। जल्दी से बताइए, जूल। जूल किसका मात्रक होता है? जूल किसका मात्रक होता है? जल्दी से बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। वोल्ट किसका मात्रक होता है? वोल्ट किसका मात्रक होता है? आप बताएंगे। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। विभव भी बोलते हैं इसको। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसको V से लिखते हैं, वोल्ट को V से। और वॉट किसका होता है? W। वॉट किसका होता है? वॉट होता है विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति का। तो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चंस देख लिए? 1 2 3 4 5 6। यहाँ से हमें 6 प्रश्न मिल गए। इस एक प्रश्न से हमने कितने प्रश्न कर लिए? 6 प्रश्न कर लिए। ऐसे ही आपके जितने भी प्रश्न आगे होने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी ने पूछे हैं, उनसे हम ऑप्शन से और कितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि पूरी भौतिक विज्ञान, पूरी जीव विज्ञान, पूरी रसायन विज्ञान पढ़ना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें केवल रिवीजन करना है। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं केवल उन्हीं पर ध्यान देना है, बाकी चीज़ों पर हमें ध्यान नहीं देना है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न,
दबाव का एसआई यूनिट क्या है? मैंने आपको बताया था दाब, अभी बताया दाब बराबर क्या होता है F/A। प्रतिबल और दाब एक ही चीज है, इसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और एसआई में इसका क्या होता है पास्कल। एसआई में इसका भी क्या होता है पास्कल। पास्कल कहाँ? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। मीटर, मीटर किसकी इकाई है? जल्दी से बताएंगे, मीटर किसकी इकाई है? दूरी की, दूरी या फिर विस्थापन कह लीजिए, उसकी इकाई क्या होती है? मीटर। केल्विन ताप के लिए, ताप नापने के लिए केल्विन का प्रयोग करते हैं। और न्यूटन बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। UPSSC के युवा कल्याण विकास अधिकारी की परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको पेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सेम ऐसे ही प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि समय कम है और प्रश्न बहुत ज्यादा है। सागर की गहराई को नापने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी से बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSSC की लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं सागर की गहराई को मापने के लिए। जल्दी से बताइए, बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किस चीज को नापने के लिए करते हैं? जल्दी से बताएंगे। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए। वायुमंडलीय दाब जो होता है, वायुमंडल का जो दाब होता है उसको नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। यूडियोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जल्दी से बताइए, यूडियोमीटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? और पेरिस्कोप क्या चीज होती है? ये दोनों जल्दी से बताएंगे। तो पेरिस्कोप, आपने टैंक देखे होंगे, बड़े बड़े टैंक जो होते हैं, उन टैंक के अंदर आपने देखा होगा कि पूरी तरह से बंद होते हैं, ऊपर एक तोप लगी होती है, कैनाल लगी होती है जिससे फायरिंग की जाती है। तो अंदर बैठे व्यक्ति को कैसे दिख जाता है कि दुश्मन कहाँ है? उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? और ऑडियोमीटर, ये ऑडियोमीटर है। ऑडियोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता को। ठीक है, ऑडियोमीटर अगर आ जाए, ऑडियोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSSC की लोअर पीसीएस की परीक्षा में आया हुआ है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है टेस्ला। क्या है? टेस्ला। और टेस्ला नाम की एक कंपनी भी है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है, उसके जो मालिक हैं उनका क्या नाम है? एलोन मस्क। एलोन मस्क, क्या नाम है? एलोन मस्क। और ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। कौन है? दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। चलिए कैंडला बताइए, कैंडला किसका मात्रक है? कैंडला जल्दी से बताएंगे किसका मात्रक है? मैं बता देता हूं, ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला। डायोप्टर आप जानते हैं कि जो दो वस्तु हैं उनके बीच जब लेंस आ जाता है, लेंस रखा जाता है किसी वस्तु का आकार देखने के लिए, तो जो प्रतिबिंब का साइज होता है और जो वस्तु का साइज होता है उसके अनुपात को किससे प्रदर्शित किया जाता है? डायोप्टर से प्रदर्शित किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती हैं? तो जिसमें दिशा नहीं होती है, जिस राशि की कोई दिशा नहीं होती है, अदिश का मतलब दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होगी उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। और जिसमें दिशा होगी, दिशा अगर है तो उसे क्या कहेंगे? सदिश राशि, सदिश। ठीक है, जिसमें दिशा है, सदिश मतलब दिशा है, आदिश मतलब दिशा नहीं है। तो इसमें से कौन सी अदिश राशि है, मतलब इनमें से किस राशि की दिशा नहीं होती है? तो क्या है? वेग की दिशा होती है। वेग मतलब होता है जो भी दूरी आपकी होती है, जो एक निश्चित दूरी होती है, उसको जो पर सेकंड कितना ज्यादा दूरी हम तय करते हैं उसे क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। त्वरण भी हमारा
सदिश राशि होती है, बल भी हमारी सदिश राशि होती है, लेकिन कार्य जो है सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ये कौन सी राशि है? ये अदिश राशि है, ये अदिश राशि है। ठीक है, कौन सी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में आया हुआ है, बाकी सब कौन सी हैं? बाकी सब सदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कार्य तथा जूल। कार्य तथा जूल की इकाई बतानी है। कार्य तथा जूल की इकाई क्या है? जल्दी से बताएंगे। कार्य तथा जूल की इकाई क्या है? जल्दी से बताइए, कार्य तथा जूल की इकाई क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कार्य तथा ऊर्जा की इकाई, सॉरी, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए जूल। क्या होता है? जूल। जूल जो है कार्य तथा ऊर्जा की इकाई है। और अभी जो है किलोग्राम आप बताएंगे, किलोग्राम किसकी इकाई होती है? किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई होती है। किसकी इकाई? द्रव्यमान। और द्रव्यमान सदिश राशि है कि अदिश राशि है? जल्दी से बताएंगे, द्रव्यमान सदिश राशि है कि अदिश राशि है? द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होती। ठीक है। एम्पियर, एम्पियर किसकी इकाई है? किसका मात्रक है एम्पियर? जल्दी से बताइए, एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे नापते हैं? एम्पियर से नापते हैं। और मीटर आपको मैंने बताया हुआ है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये सब यूपी ट्रिपल एससी के प्रश्न हैं। इस प्रश्न में देख रहे हैं आप, 1 वाट घंटा किसके बराबर है पूछा गया है। 2400 जूल, 3200 जूल, 2200 जूल या 3600 जूल? जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। 1 वाट घंटा, वाट घंटा, वाट घंटा को क्या कहते हैं हम लोग? वाट घंटा को क्या कहते हैं? यहाँ पर वाट देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा? घंटा। और 1 वाट घंटा 1 वाट सेकंड, ये 1 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 जूल के बराबर। 1 वाट सेकंड 1 जूल के बराबर होता है। तो 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होगा? घंटा है तो इसको सेकंड में बदलिए। किसमें? सेकंड में हमें बदलना है। घंटे को सेकंड में बदला, कितना है? 3600 सेकंड। ठीक है, तो 1 वाट और गुणे 3600 सेकंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3600 वाट सेकंड, ये बराबर 3600 जूल के होगा। किसके बराबर होगा? 3600 जूल के। ठीक है, 3600 जूल। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर है इतनी चीज? इतनी चीज क्लियर हो तो एक प्रश्न बताइए जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1 किलोवाट घंटा, 8 किलोवाट घंटा, ये कितने के बराबर होगा? कितने जूल के बराबर होगा? जल्दी से बताइए कितने जूल के बराबर होगा। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये तो वही प्रश्न है। अगला प्रश्न है जी का मान। जी का मान न्यूनतम कहाँ पे होता है? न्यूनतम बताना है। सबसे कम जी का मान कहाँ पे होता है? विषुवत रेखा, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। उसके बाद उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या कोई नहीं। संयुक्त चिकित्सा की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, यूपी ट्रिपल एससी का है। जी का सबसे न्यूनतम मान कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। इसलिए कोई भी जो उपग्रह लॉन्च करना होता है हमें, तो वो विषुवत रेखा के करीब जो हमारा स्टेशन है श्रीहरिकोटा, वहां से लॉन्च करते हैं। और सबसे अधिकतम कहाँ होता है जी का मान? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होता है, अधिकतम। ठीक है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा और ध्रुवों पर क्या होगा? अधिकतम होगा। दोनों ध्रुवों पर, चाहे हम उत्तरी ध्रुव पर जाएं चाहे दक्षिणी ध्रुव पर जाएं, दोनों पर अधिकतम होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। डायनमो एक डिवाइस होती है, एक उपकरण होता है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो डायनमो हमारा क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो आपने देखा होगा साइकिल में लगे होते हैं, जिससे साइकिल जब हम चलाते हैं तो जो लाइट होती है वो जल जाती है। तो डायनमो किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा मतलब आपको पता होगा कि ये किसी केमिकल रिएक्शन से बनती होगी रासायनिक ऊर्जा। तो वो संचयन सेल में आप देखते हैं इलेक्ट्रोड और कैथोड लगे होते हैं, जिसके माध्यम से क्या बनाई जाती है, विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबक। इसके द्वारा चुंबकीय जो ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। फोटोसेल क्या होते हैं, जो प्रकाश की किरणें होती हैं, प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फोटोसेल के द्वारा बदला जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी प्रश्नों को हल करेंगे, प्रश्न बहुत ज्यादा है और समय कम है। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त होता है। ये भी यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे कि मोटर गाड़ियां जो होती हैं उनमें साइड में आपने देखा होगा एक मिरर लगा होता है, बड़ा सा मिरर। वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है कि अवतल दर्पण होता है कि समतल दर्पण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं, और कोई दर्पण क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है, छोटा बनता है। वस्तु की स्थिति कहीं पर भी हो, प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। इस वजह से जो दूर की वस्तुएं भी हमें उस दर्पण में, उस मिरर में दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, इसीलिए किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। इस प्रश्न में आप बताएंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। अगले प्रश्न पे आता है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष संबंधित है, किससे संबंधित है, निकट की वस्तुओं का ना दिखना, दूर की वस्तुओं का ना दिखना, निकट तथा दूर की वस्तुओं का ना दिखना, या इनमें से कोई नहीं। यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ प्रश्न है। बहुत से बच्चे देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष है, यानी निकट की वस्तु नहीं दिखेगी। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु नहीं दिखेगी। तो ऑप्शन में ए लगा के चले आते हैं और प्रश्न को गलत कर आते हैं। यहाँ पर उत्तर हमारा क्या होगा, दूर की वस्तुओं का ना दिखना। निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष कोई भी दोष हो, उसमें जो लिखा होता है, जैसे उसमें क्या लिखा है, निकट, तो निकट की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। समझ में आया। अब बता दीजिए इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, जल्दी से बताइए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, अब इसको याद करना बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन निकट आप देख रहे हैं, मैं एक तरीका बताता हूँ, उससे आप याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद कर ले जाएंगे कि किसमें कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लिखा है निकट। निकट में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 अक्षर हैं। तो हम बड़े अक्षर जिसमें ज़्यादा अक्षर हों वो वाला लेंस लेंगे। तो वो कौन सा, देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 पूरे अक्षर हैं, और इसमें 1 2 3 और 3.5 अक्षर हैं। तो जो ज़्यादा बड़ा लिखा है उसके लिए ज़्यादा बड़ा लेंस प्रयोग करेंगे जिसमें ज़्यादा अक्षर हो। तो इसीलिए निकट के लिए बड़ा वाला, और दूर के लिए, दूर में देखो 1 2 ही अक्षर है, कम है ना, तो उसके लिए छोटा वाला लेंस यानी 3.5 अक्षर वाला लेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये ट्रिक थी एक जो आप याद कर सकते हैं आसानी से, जो कंफ्यूज नहीं करेगी आपको एग्जाम में, नहीं तो बहुत से बच्चे गलत करके आ जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ, एक प्रश्न और है, निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं। निकट दृष्टि दोष संबंधी जो रोग है, इस रोग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं, मायोपिया। इसको मायोपिया कहते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वच्छ आकाश। आसमान हम देखते हैं, आसमान का रंग नीला किसके कारण से दिखाई पड़ता है। तो आसमान
का रंग नीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि सूर्य से जो श्वेत किरणें आती हैं तो वो वायुमंडल में जैसे प्रवेश करती हैं तो वहां पर विभिन्न धूल के कण होते हैं जिनसे जो है लड़ के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है। और फैलने के कारण जो सबसे ज्यादा अधिक रंग जो फैलता है वो हमारा नीला रंग होता है। इसी कारण आकाश का जो रंग होता है नीला दिखाई पड़ता है प्रकाश के बिखरने के कारण। ठीक है, प्रकाश के बिखरने के कारण। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसका किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक आप जानते होंगे, इसके कारण ही जो है जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की तरफ झुक जाती है। जैसे ये किरण आई तो ये क्या होगा, ये इधर झुक जाएगी। ऐसा किस कारण होता है, ऐसा अपवर्तनांक के कारण होता है। जिसका जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी और उस कारण जो किरण होगी प्रकाश की वो अविलंब की तरफ और झुकेगी। तो इनमें सबसे ज़्यादा किसका होता है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपी-एसएससी की मंडी परिषद की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है। तो मनुष्य के कानों की जो सुनने की क्षमता होती है वो फिक्स होती है, वो एक रेंज होता है कि इतने से इतने के बीच में ही मनुष्य को कोई भी ध्वनि सुनाई देती है। तो वो आपको बतानी है, जल्दी से बताएंगे कि मनुष्य को किस रेंज की बीच की आवाज जो होती है वो सुनाई पड़ती है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है, ध्वनि का मात्रक जल्दी से लिख लेंगे। ध्वनि का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको एडजस्ट से लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो श्रव्य मनुष्य के द्वारा जो श्रव्य ध्वनि होती है, श्रव्य ध्वनि मनुष्य के लिए, नोट कर लीजिएगा इसको, जो एक रेंज होती है वो क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, इतने हर्ट्ज तक की बीच की जो ध्वनि होगी वो मनुष्य को सुनाई देगी। तो देख लेते हैं कौन सी ध्वनि इसके बीच में आती है। 5 तो 20 से कम हो जाएगी, 50,000 तो 20,000 से ज़्यादा हो जाएगी। ये क्या है, 1,00,000 हर्ट्ज है, ये भी बहुत ज़्यादा है। इस 100 हर्ट्ज जो है वो इसके बीच में आती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है इतनी चीज। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, रेडियो तरंग का वेग बताना है कितना होता है। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। रेडियो तरंगे जो होती है वो हमारे प्रकाश के वेग से चलती हैं। किसके वेग से, प्रकाश के वेग से। अब हमें बताना है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। सबको पता है प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये प्रकाश का वेग होता है। ध्वनि का वेग, रेडियो तरंग का वेग भी होता है और प्रकाश का वेग भी होता है। प्रकाश का वेग कह लें या चाल कह लें, ये भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। जल्दी से आप लोग बताइए कि ध्वनि की चाल क्या होती है, ध्वनि की चाल कितनी होती है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। अगले प्रश्न पे आते हैं। जितने प्रश्न मैं देख रहा हूँ ये सब कमेंट बॉक्स में लिखे होने चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको इन सबको अटेम्प्ट करना है। एक्सरे की खोज किसने की थी, जल्दी से बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपी-एसएससी की लोअर पीसीएस की परीक्षा 2019 में आया हुआ प्रश्न है। एक्सरे की खोज, एक्सरे जो मशीन होती है आपने देखा होगा। एक्सरे से क्या होता है कि जो हड्डियां होती हैं उनको स्कैन किया जाता है। तो उसकी खोज किसने की थी, डब्ल्यूसी रॉन्टजन ने की थी। किसने की थी, डब्ल्यूसी रॉन्टजन ने की थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। गैलीलियो ने किसकी खोज की थी। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। गैलीलियो ने किसकी खोज की थी, दूरबीन की खोज की थी। किसकी, दूरबीन। और थॉमसन, थॉमसन ने किसकी की थी, जे थॉमसन ने। जल्दी से बताइए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसकी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने, जे थॉमसन ने। अगले प्रश्न पे आते हैं।
अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? जल्दी से बताइए, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने की थी। किसने की थी? माइकल फैराडे ने। अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न है डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? राजस्व निरीक्षक की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो लेखपाल का आविष्कार किसने, वो लेखपाल कह रहे हैं, डायनामाइट का आविष्कार जो है वो किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन तो मैंने बता दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी इन्होंने? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब आप जल्दी से बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके आगे भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो चैडविक जी थे, उन्होंने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। और टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट करेंगे फिर हम अगले प्रश्न की तरफ आएंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? जल्दी से आप सब एक प्रश्न का आंसर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज कब की थी? टॉमसन ने, मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। लेकिन जो सन है वो आप बताएंगे, जल्दी से बताइए। तो ये जो थे, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1897 में। 1897 में इलेक्ट्रॉन खोज हुई थी और न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1932 ईस्वी में। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसके? बार बार वही प्रश्न आ रहे हैं। जे टॉमसन ने की थी। कई बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए कई बार पूछे जाते हैं ये। सन भी जरूर याद रखिएगा। कब की गई थी? अभी मैंने आपको बताया 1897 में की गई थी। ठीक है, जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आएंगे। हाँ, यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ आविष्कार हैं, उनके आविष्कारक दिए हुए हैं। जैसे मैडम क्यूरी ने किसका आविष्कार किया था? रेडियम का। किसका आविष्कार किया था? रेडियम। आप लोग रोड पे देखते होंगे रात में एक पट्टी चमका करती है, तो वो कौन की, किस चीज की पट्टी होती है? रेडियम की पट्टी होती है, गाड़ियों में भी लगी हुई होती है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने दिया था। हवाई जहाज किसने बनाया था? राइट ब्रदर्स। जो हवाई जहाज देखते हैं हम, वो किसने बनाया था? राइट ब्रदर्स ने बनाया था। एक्सरे मैंने आपको बता दिया, WC रॉन्जन ने की थी। और सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसने किया था? किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये भी देखिए कुछ आविष्कारक हैं जिसकी सूची है। चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी, मैंने आपको बता दिया है। कैलकुलेटर की खोज किसने की थी? पास्कल ने की थी। रेडियो और टेलीग्राफ की खोज मार्कोनी ने की थी। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। डायनामाइट मैंने आपको बता दिया, अल्फ्रेड नोबल ने की थी। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने। जेट इंजन किसने बनाया था? फ्रैंक हीटर ने। रडार की खोज किसने की थी? अल्बर्ट टेलर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आविष्कार हैं जिनके आविष्कारक मैंने लिख दिए हैं। इसको आपको क्या करना है, एक बार पढ़ के, केवल आप एग्जाम देने से पहले एक बार परीक्षा में पढ़ के चले जाएंगे, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। और इन सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिला है, आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिलिकॉन क्या है? जल्दी से बताना है। सिलिकॉन SI से लिखते हैं। SI ये होता है सिलिकॉन। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक वो कितना होता है? 14 होता है। और पूछा है कि ये क्या है, उपधातु है कि धातु है, अधातु है, नोबल गैस है? तो ये उपधातु होती है, मतलब इसके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, इस तरह का प्रश्न, सेम ऐसा ही प्रश्न, 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होगा। सेम ऐसा ही प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी ने पिछली बार पीईटी के एग्जाम में 2021 में सेम ऐसा ही प्रश्न पूछा था, और बहुत से बच्चे, 80% बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आए थे, और बहुत ही आसान प्रश्न है, जबकि सेम यही प्रश्न था। और ये प्रश्न देखिए यूपी ट्रिपल एससी 2018 में आ भी चुका है। तो इस कैसे करेंगे, 18 कैरेट सोने को तांबा या चांदी जैसी अन्य वस्तुओं में कितना प्रतिशत होगा। आपको पता होगा एक 24 कैरेट का सोना होता है, एक 24 कैरेट का सोना होता है, जिसको हम कहते हैं 100%। इसमें क्या है, 100% सोना है, मतलब इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, तांबा या चांदी जैसी कोई अन्य धातु इसमें मिलाई नहीं गई है। लेकिन आपसे कितना पूछा गया है, 18 कैरेट। तो जब 24 कैरेट 100% है, तो 1 कैरेट कितना होगा, 1 कैरेट 100/24, 100/24% इसमें क्या होगा, सोना होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब पूछा कितना गया, 18 कैरेट, 18 लिख लीजिए। ये नियम मैथ वाले सर ने, गौरव सर ने आपको बहुत अच्छे से बताया होगा। एक एक नियम कहते हैं इसको, कि अगर कोई चीज़ दी है, 24 का दिया है हमें, और हमें 18 का निकालना है, तो पहले 1 का निकालिए, फिर 18 का निकालने के लिए उस 1 में गुणा कर दीजिए, 24 गुणे 18। अब इसको काटते हैं, 6 चौको 24, 6 18, 25 चौके 100, तो 25 गुणे 3, 25 गुणे 3, 25 दिया 75, 75% सोना होता है। 18 कैरेट में 75% सोना होता है, तो बचा कितना, 25%। 25% जो बचा इसमें से, वो क्या होगी, हमारी अशुद्धि होगी। 25% अशुद्धि का मतलब है वो चांदी होगा या तांबा होगा। तो इसमें क्या आंसर है, 25%। मतलब चांदी या तांबा जैसी अन्य धातुओं कितना प्रतिशत है, 25%, और 75% क्या है, सोना है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। पीओपी कहते हैं इसको, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में से निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है। ये भी यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा हुआ है, जल्दी से बताएंगे। पीओपी किसका उत्पाद होता है, पीओपी किसका उत्पाद होता है। पीओपी कैल्शियम का उत्पाद होता है। किसका, कैल्शियम का। कैल्शियम को Ca लिखते हैं, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, एल्युमिनियम को Al और सोडियम को Na। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका उत्पाद होता है, कैल्शियम का। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जंग लगने पर क्या होता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जंग लगने पर ये भी आया हुआ प्रश्न है, लोहे का भार बढ़ता है कि घटता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता, या परिवर्तन होता है। तो लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जो है जल की मात्रा आ जाती है, और जल की मात्रा नमी आने पर ये ऑक्साइड बना लेते हैं, और ऑक्साइड जो होता है वो इनके ऊपर इनकी पपड़ियों को फुला देता है, जिससे इनका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। जल्दी से अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न है पारद मिश्रण। पारद मिश्रण, जिसको अमलगम भी कहते हैं, कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से क्या किसका होना आवश्यक है। मतलब अमलगम या पारद मिश्रण ये बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो वो पारे का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। किसी भी धातु में अगर हम पारा मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, अमलगम बन जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, जल्दी से अगले प्रश्न पे आएंगे। पीतल बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पीतल मिश्रण है, पीतल किसका मिश्रण होता है। जो पीतल की बाल्टी, पीतल की वस्तुएं हम देखते हैं, वो किसका मिश्रण होता है, पीतल किसका मिश्रण होता है, जल्दी से बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी तांबा और जस्ता। तांबा क्या कहते हैं, कॉपर, और जस्ता को जिंक भी कहते हैं, जिंक, ZN लिखते हैं।
तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक मिलकर क्या बनाते हैं? पीतल। और पीतल नगरी किसको कहते हैं? पीतल नगरी, यूपी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, पीतल नगरी किसको कहते हैं? मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। ठीक है, जीए का प्रश्न था। और एक प्रश्न आप लोग बताएंगे, एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, कांसा। कांसा आप सभी जानते हैं, कांसा या कांस्य भी बोलते हैं, कांस्य पदक होता है। तो कांसा किसका बना होता है? कांसा किस मिश्र धातु का बना होता है? कांसा ही लिख देते हैं। कांसा किन किन मिश्र धातुओं का से मिलकर बनता है? किन किन दो धातुओं का एक मिश्र धातु होता है कांसा? तो ये कॉपर, जिसको तांबा कहते हैं, और टिन। टिन ना होगा, टिन। कॉपर यानी तांबा और टिन, तांबा और टिन की मिश्र धातु क्या होती है? कांसा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं? जल्दी से बताइए, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? वे गैसेस जो तापमान को बढ़ाती हैं, ग्लोबल वार्मिंग में सहायक होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन, जलवाष्प, ये सब क्या है? ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं, केवल नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और जल्दी से आप बताएंगे, ओजोन, ओजोन ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं? O3 कहते हैं इसको, ये ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं है? तो ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ये भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ये भी यूपी ट्रिपल का प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे। तो कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका? एसिटिलीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है एसिटिलीन का? C2H2। क्या होता है? C2H2। और एल्केन का फॉर्मूला बताइए। एल्केन, एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 बोलते हैं इसको। ये होता है एल्केन का फॉर्मूला, मतलब हमें मीथेन निकालनी, मेथ एथ प्रो ब्यूट, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो हम इसमें n की संख्या 1 2 3 4 करके निकाल सकते हैं। जैसे इसमें हमने कर दिया CH4, ये किसका होता है? मीथेन का फॉर्मूला होता है। CH4 ये किसका होता है? मीथेन का फॉर्मूला होता है। तो इसी तरह आप मीथेन के बाद एथेन, प्रोपेन निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे के जैसी होती है? किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे के जैसी होती है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की गंध जो होती है वो कैसी होती है? सड़े हुए अंडे जैसी। यूपी ट्रिपल का प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आते हैं, खाने का सोडा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिछली बार पेट के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, पिछली बार पेट के एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ था कि खाने का सोडा, इसको क्या कहते हैं? खाने के सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए, अब की बार पूछा जा सकता है। NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। और एक होता है धावन सोडा, धोने वाला धावन सोडा, इसका फॉर्मूला जल्दी से बताइए क्या होगा। और एक और चीज, नमक का फॉर्मूला भी बताएंगे आप, नमक का फॉर्मूला भी बताइए क्या होता है, जल्दी से बताइए। और विरंजक चूर्ण का भी बताएंगे आप, विरंजक चूर्ण का भी बताएंगे। ये तीनों फॉर्मूले जल्दी से बताइए। धावन सोडा का Na2CO3 होता है, धावन सोडे का। नमक का NaCl होता है, नमक का NaCl होता है। विरंजक चूर्ण मैंने आपके लिए होमवर्क दिया, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन
सामग्री सबसे अधिक कार्बन किस में होता है? बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट या एंथ्रेसाइट। बहुत बार पूछा गया है और ये यूपी ट्रिपल एससी का प्रश्न भी है। एंथ्रेसाइट जो होता है हमारा, एंथ्रासाइट, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा कोयला एंथ्रेसाइट में होता है। और लगभग कितना होता है, जल्दी से बताएंगे? एंथ्रेसाइट में लगभग कितना % कोयला होता है? एंथ्रेसाइड में लगभग 87%, 87% कोयला होता है। 87% कोयला होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जल्दी से देखेंगे। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता बतानी है तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हम सभी को पता है। सी के चारों ओर एक एक अणु हमारे जुड़ जाते हैं, कार्बन के चारों ओर। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। यूडीए एलडीए का प्रश्न है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बायो पे हम आ गए हैं, केमिस्ट्री हमारा हो गया। अब बायो पे आते हैं। मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बतानी है। पहली ग्रंथि कौन सी होती है? पहली सबसे बड़ी ग्रंथि आप सभी को पता होगा, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसको लीवर भी कहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? वो होती है अग्न्याशय। यकृत से कौन सा जूस निकलता है? बाइल जूस, जिसे पित्तरस कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्तरस कहते हैं। और अग्न्याशय से क्या निकलता है? इंसुलिन। इंसुलिन, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज? इतनी चीज समझ में आई? और अग्न्याशय हमारी अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी भी ग्रंथि होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि? दोनों होती है। तो अग्न्याशय हमारी अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि होती है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मानव शरीर संरचना में, ये तो वही आ गया अग्न्याशय। हाँ, अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के जो 3 हिस्से होते हैं, तो उसमें अग्र मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले जान लेते हैं अग्र मस्तिष्क के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अग्र मस्तिष्क का आगे की तरफ जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं। प्रमस्तिष्क कहते हैं। उसके बाद आता है थैलेमस। थैलेमस। उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। ये अग्र मस्तिष्क के हिस्से हैं, ठीक है। और पश्चिम मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा होता है? पश्चिम मस्तिष्क का एक हिस्सा इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना जरूरी है, वो होता है मेडुला एब्लोंगेटा। मेडुला एब्लोंगेटा ये हमारे हृदय, जो हमारा हार्ट होता है, तथा श्वसन की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, की क्रिया का नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण करता है। समझ गए? और हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये हमें भूख प्यास का एहसास कराता है। भूख प्यास का एहसास कराता है। भूख प्यास, प्यार, धोखा, इन सब का एहसास क्या कराता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो जब दिल टूटता है तो जो हमें दर्द होता है या जो हमें तकलीफ होती है, वो किसकी वजह से होती है? हाइपोथैलेमस की वजह से होती है, ठीक है। दिल नहीं टूट जाता है, वो हमारे इमोशंस होते हैं, वो हार्मोन्स होते हैं जो कई तरह के, इसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो मैंने आपको बताया थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। इसी को कहते हैं, प्रमस्तिष्क को कहते हैं सेरेब्रम। प्रमस्तिष्क को क्या कहते हैं? सेरेब्रम भी कहते हैं। तो ये तीनों क्या होते हैं? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होते हैं। मेडुला जो है, मेडुला एब्लोंगेटा ये पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है। किसका? पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? कपाल मतलब सर में जो तंत्रिकाएं होती हैं, वो मनुष्य में कितने जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। तो ये तो सीधा फैक्ट का क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। जल्दी से बताइए कितने जोड़ी मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं?
कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जल्दी से बताएंगे। तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाएं सामान्यतः कितनी मिलियन होती हैं? आरबीसी बतानी है। रेड ब्लड सेल कितनी होती है? जब भी आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, जब भी आप ब्लड टेस्ट कराने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो एक रिपोर्ट देते हैं। क्या देते हैं? रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट में लिखा होता है कि आपके शरीर में कितना ब्लड अभी बचा हुआ है, कितनी आरबीसी हैं, कितनी डब्ल्यूबीसी हैं, वो आपको बताते हैं। तो आरबीसी कितनी होनी चाहिए, उसमें नीचे लिखा होता है कितनी आरबीसी होनी चाहिए। तो वो कितना होता है? 4.6 से 6.2 होनी चाहिए। आरबीसी कितनी होनी चाहिए? 4.6 से 6.2 के बीच में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। डब्ल्यूबीसी बताएंगे आप लोग। डब्ल्यूबीसी कितनी होनी चाहिए? जिन लोगों ने ब्लड रिपोर्ट को देखा है, जो लोग ब्लड रिपोर्ट देखते हैं या कभी भी किसी की भी ब्लड रिपोर्ट देखी होगी तो उन्हें पता होगा। तो कितने मिलियन होनी चाहिए? 4.2 से 10 मिलियन के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, डब्ल्यूबीसी। और आप ब्लड के बारे में एक और चीज जान लीजिए, रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान बहुत बार पूछा जाता है। रक्त का पीएच कितना होता है? रक्त हमारा अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? जल्दी से बताएंगे, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये क्या होता है? ये 7.3 से 7.5 होता है। क्षारीय प्रकृति होती है। कैसी होती है? क्षारीय। क्योंकि जब भी हम 7 हमारा जो है जल का होता है, इससे ऊपर जाते हैं, मतलब 7 से कम आता है, 6, 5, तो अम्लीय प्रवृत्ति होती है। जब इससे ज्यादा जाते हैं तो क्षारीय प्रवृत्ति होती है। ये पीएच स्केल होती है। क्या होती है? पीएच स्केल कहते हैं इसको। ठीक है, पीएच स्केल है ये। क्लियर है इतनी चीज? अगले प्रश्न पे आते हैं, जल्दी से अपने अगले प्रश्न पे आएंगे। हाँ, ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का ब्लड बैंक। ब्लड बैंक किसको कहते हैं? ब्लड बैंक किसको कहते हैं? जल्दी से बताइए। प्लीहा। प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं, और इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान। क्योंकि जो हमारी आरबीसी होती है वो कहाँ पर मरती है जाके? वो प्लीहा में जाके मर जाती है, और वहीं से जो है नई आरबीसी भी उत्पन्न होती है। तो आरबीसी का, इसलिए ब्लड बैंक किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी की एज बतानी है। आरबीसी की जो एज ग्रुप होता है वो कितना होता है? कितने से कितने दिनों तक कार्यकाल होता है, जीवित रहती हैं? आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। आरबीसी कब से कब तक जिंदा रहती हैं? अगले प्रश्न पे जाते हैं। मानव रक्त के विकास, मानव रक्त के किस रक्त समूह को सर्वजनदानी कहा जाता है? मतलब जो सबको दे सकता है, सर्वदाता जिसको कहते हैं। एक होता है सर्वदाता, सबको देने वाला, और एक होता है सर्वग्राही, सबसे लेने वाला। तो किसको कहते हैं सर्वदाता? सर्वदानी किसको कहा जाता है? ब्लड ग्रुप ओ को। ओ में भी ओ निगेटिव जो होता है वो सबको दे सकता है। ओ निगेटिव को क्या होता है? वही सबको दे सकता है। ओ पॉजिटिव सबको नहीं दे सकता है। ठीक है, और जो हमारा ए बी होता है, ए बी क्या कहते हैं? सर्वग्राही। क्या कहते हैं? सर्वग्राही। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई? अगले प्रश्न पे आते हैं। 4 प्रकार के हमारे होते हैं, ए बी और ओ। ये भी जानना जरूरी है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ए बी और ओ। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा लगभग कितनी मात्रा में होता है? प्लाज्मा क्या होता है? सबसे पहले जान लीजिए प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा जो है रक्त में पीला भाग जो होता है, रक्त का पीला भाग जो होता है, रक्त का पीला भाग, पीला भाग, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और ये लगभग 55 से 60% होता है। कितना होता है? 55 से 60% तक प्लाज्मा होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी का प्रश्न है, यूपी SSC। अगले प्रश्न पे आते हैं। टाइलिन, अब एंजाइम्स की बात करेंगे, कुछ एंजाइम्स के बारे में बात कर लेते हैं। टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है? टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है? जल्दी से आपको बताना है।
तो टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है? लार से है। लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। और ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है? ये स्टार्च जो भोजन में स्टार्च होता है उसको किस में बदलता है? शर्करा में बदलता है, शुगर में बदलता है। किसमें? शुगर कहें या शर्करा कहें एक ही चीज है, शुगर में बदलता है, स्टार्च को शुगर में बदलता है। जठर रस कहाँ पाया जाता है? जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जठर रस कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, तो ये किसमें पाया था? आमाशय में। किसमें पाया था? आमाशय। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है? यूरिया किसमें बनता है मनुष्य में? बहुत से लोग वृक्क लगा के चले आते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। मनुष्य में जो यूरिया बनता है वो कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। यकृत में बनता है यूरिया। कहाँ बनता है? यकृत में। और वक्र में नहीं बनता है, कहीं और नहीं बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में बनता है और बाद में वृक्क के माध्यम से निकल जाता है शरीर के बाहर। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारे पेट में जो पाचक रस होता है वो मुख्य रूप से उसमें क्या होता है? जठर रस जो होता है पेट में, उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड होता है, HCl लिखते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताएंगे और एसिटिक अम्ल का भी आप सूत्र बताएंगे। ठीक है, इसका सूत्र आपको बताना है। चलिए नाइट्रिक का मैं बता देता हूँ, HNO3, लेकिन एसिटिक अम्ल का आप ही बताएंगे। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? रोशनी जो प्रकाशीय ऊर्जा है वो प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो प्रकाश, आप देखते हैं जब प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनता है, जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो जल लेते हैं जड़ों से, उसके बाद वो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और क्या बनाते हैं? अपना खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, O2 बनाते हैं। ठीक है, तो क्या किस प्रक्रिया के थ्रू होता है? ये रासायनिक प्रक्रिया से होता है। तो उसमें प्रकाशीय ऊर्जा किस में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी विटामिनों के रासायनिक नाम और उनसे होने वाला रोग हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सभी विटामिनों का रासायनिक नाम और उनसे होने वाला रोग। तो B2 का रासायनिक नाम जान लेते हैं क्या होता है। B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। आप सब रेटिनॉल का बताएंगे, थायमिन का, स्कॉर्बिक एसिड का। चलिए मैं इन सबको याद करा देता हूं क्योंकि इनका याद होना बहुत जरूरी है। इसमें से एक प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा देखने को, इसलिए मैं सभी विटामिन के बारे में आपको बता देना चाहूंगा। विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। क्या होता है? ए का रेटिनॉल होता है। B1 का थायमीन होता है। B2 का भी मैंने बताया राइबोफ्लेविन होता है। उसके बाद B1 का थायमीन हो गया, B2 को मैंने बता दिया राइबोफ्लेविन। B3 का नियासिन होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में, आंवला, संतरा, इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और इन सब विटामिन कमी से कौन सा रोग होता है आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का क्या होता है? फ्लेवोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन होता है। ठीक है, ए की कमी से कौन सा रोग होता है? लिख लीजिए, रतौंधी। ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी, बी की कमी से बेरी। और उसके बाद सी की कमी से लिख लीजिए स्कर्वी। और डी की कमी से रिकेट्स। डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। ठीक है, बाकी आप सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो भी विटामिन, जैसे विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। के की कमी, के से आप बताएंगे के की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वसा में घुलनशील विटामिन बतानी हमें। वसा में घुलनशील विटामिन होती है ए,
विटामिन डी, विटामिन ई और के, ए डी ई के, ये विटामिन किसमें घुलनशील होती है? वसा में। ए डी ई के, बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी ये किसमें घुलनशील होती है? जल में। किसमें होती है? जल में। इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के, ये यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन हमें बताना है, तो ये कौन सा है? एस्ट्रोजन है कि एंड्रोजन है, ऑक्सीजन है या इंसुलिन है? तो स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ये हमारे स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इंसुलिन, इंसुलिन बताइए, इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशय में, अग्नाशय में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। आंसू का पीएच मान बताना है आपको। आंसू का पीएच मान, रक्त का पीएच मान मैंने आपको बता दिया है। आंसू का पीएच मान आप बताएंगे क्या होता है? आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। और प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है। कुछ बीमारियां देख लेते हैं। चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, ये किस कारक जीव से होता है? जल्दी से बताएंगे, चेचक किस कारक जीव से होता है? तो चेचक किससे होता है? वेरिसेला विषाणु से। किससे? वेरिसेला विषाणु से चेचक नाम का रोग होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगर पूछा जाए चेचक किससे होता है, विषाणु से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से या इनमें से कोई नहीं, तो आप देख रहे हैं विषाणु से होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और वायरस का नाम तो इंपॉर्टेंट है ही, वेरिसेला विषाणु। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? रेबीज मैंने आपको बताया है कि कुत्ता और भेड़िया और कुछ लोमड़ी, ये सब जानवर क्या होते हैं? रेबीज फैलाते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। साइंस की और भी क्लास आपको मैंने करवाई है, लेकिन अभी समय उतना नहीं है कि आप उनको जाके देख पाएं। आप इसी क्लास को एक बार देख लेंगे, आपको सारे प्रश्न अपने आप याद हो जाएंगे। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आप नोट कर लेंगे अगर डायरी में, और एग्जाम के एक दिन पहले बस रिवाइज कर लीजिएगा। प्रश्न आपको यहीं से मिलने वाला है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? एनीमिया रोग किस खनिज की कमी से होता है? तो किससे होता है? लोहे। लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और एनीमिया रोग में क्या होता है? रक्त की कमी हो जाती है शरीर में। इसकी रक्त की कमी हो जाती है, आरबीसी कम हो जाती है, चक्कर आने लगता है, बेहोश हो जाता है आदमी, कमजोरी आने लगती है। किसमें? एनीमिया रोग में। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। जल्दी जल्दी प्रश्न करेंगे, समय कम है, प्रश्न ज्यादा है। बीसीजी, बीसीजी का टीका लगता है, सबको पता है। बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होती है? तो बीसीजी वैक्सीन क्षय रोग में, जिसको टीबी, ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, टीबी के रोग में किसका प्रयोग होता है? बीसीजी नाम की वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। किसमें? क्षय रोग में। ठीक है, नोट कर लीजिए। और इस टीबी टीबी की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, और जो ये क्षय रोग का, जो क्षय रोग किससे होता है? जीवाणु से कि विषाणु से? जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्षय रोग जो टीबी होता है वो जीवाणु से होता है कि विषाणु से होता है? क्षय रोग ये टीबी हमारा कि जीवाणु से होता है। और किस जीवाणु से होता है? किस जीवाणु से होता है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, किस जीवाणु से होता है? ये किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम से। किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम से। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से टीबी होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आ जाता है कई बार एग्जाम में कि हेपेटाइटिस बी जो बीमारी है वो किसको प्रभावित करती है, तो वो यकृत को प्रभावित करती है। वो वास्तव में क्या है, हेपेटाइटिस बी क्या है, ये एक प्रकार का वायरस होता है। क्या होता है, एक प्रकार का वायरस होता है जो यकृत को प्रभावित करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग, घेंघा रोग आप सभी जानते हैं, कहते नहीं आयोडीन खाओ नहीं तो घेंघा रोग हो जाएगा, तो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। और इस घेंघा रोग में क्या होता है कि हमारा थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि जो इसकी सक्रियता होती है वो कम हो जाती है, कम क्रियाशील हो जाती है, कम क्रियाशील हो जाती है, जिससे आपको सूजन दिखती है, गले में क्या दिखती, सूजन दिखती है। इसे ही क्या कहते हैं, घेंघा रोग कहते हैं। और ये किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। अगले प्रश्न पे आते हैं। अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर एक प्रकार का रोग है, ये किसका रोग है, मस्तिष्क का रोग है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आते हैं। रक्त कैंसर, रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है, तो इसको ल्यूकीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं। ये भी राजस्व निरीक्षक परीक्षा का प्रश्न है। रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है, ल्यूकीमिया। और रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, रक्त में कौन सा प्रोटीन, रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा जीवाणु जनित है और कौन सा विषाणु जनित है, कौन सा प्रोटोजोआ जनित है। तो एड्स क्या है, विषाणु जनित है, क्या है, विषाणु जनित, ठीक है। मलेरिया क्या है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, किससे, प्रोटोजोआ से। ये भी हमारा गोलाकृमि जो है ये किससे होता है, ये जीवाणु से नहीं, ये विषाणु से होता है, किससे, विषाणु, वायरस से। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग किससे होता है, जीवाणु, बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो एक प्रोटीन द्वारा होता है, जो मैंने अभी बताया। रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन। कौन सी, हीमोग्लोबिन के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है इसमें आके ऑक्सीजन मिल जाती है और यही पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करती है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। प्रोटीन की कमी से बताना है, प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो जाती है, जल्दी से बताइए। प्रोटीन की कमी के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी होती है, क्वाशियोर 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 कोर। ये किससे होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। एनीमिया मैंने आपको बताया हुआ है, एनीमिया रक्त की कमी से होता है। आलू में एक ब्लैक हार्ट नामक बीमारी होती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कृषि वाले बच्चे जानते होंगे, कृषि में कई बार कृषि की परीक्षा में पूछा जाता है कि आलू में एक ब्लैक हार्ट नामक बीमारी होती है। कभी कभी आलू में देखा होगा अंदर से आलू काला हो जाता है पूरा। तो ये बीमारी किसके कारण होती है, जब भंडारण में O2 की कमी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, तब क्या होता है, आलू में ब्लैक हार्ट नामक बीमारी हो जाती है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनसे बाहर से कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, केवल इन्हीं में से चीजें आएंगी। ध्यान से देखिएगा इन्हें और एक बार रिवाइज करके जाना है बस। ऊर्जा का सिक्का, कॉइन ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, एटीपी को। एटीपी इसका पूरा नाम होता है एडेनोसिन, हिंदी में लिख देते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है, कॉइन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का सिक्का किसको कहते हैं, एटीपी को। और क्या कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस। कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को।
माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और आत्महत्या की थैली या आत्मघाती आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम्स को। किसको? लाइसोसोम्स को, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो किससे जो है जल का अवशोषण करते हैं? जड़ों के द्वारा करते हैं, लेकिन जड़ों से पत्तियों तक कौन पहुंचाता है जल को? और पत्तियों से जो भोजन बनता है उसको कौन लेके आता है? जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लगभग सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, लगभग सारे हमारे जो है क्वेश्चंस खत्म हो गए। करीब हमने 70 से 80 प्रश्नों को किया, और उसमें जो भी ऑप्शन थे, जो भी और प्रश्न बन सकते थे, मैंने आपको बताया और आपसे कहा कमेंट बॉक्स में उनके उत्तर जरूर सर्च करके दीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, कई अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी के तो बहुत पसंदीदा प्रश्न हैं। यूपी ट्रिपल एससी जरूर इन प्रश्नों को पूछता है। तो हमारी साइंस के हमने देखे 150 से 200 प्रश्न हमने किए हैं, मतलब एक प्रश्न के अंदर कई सारे प्रश्नों किया, इस तरह से 200 प्रश्न तो हो ही गए होंगे। आप एग्जाम में जाइएगा, एक बार इन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा, एक कॉपी में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको नोट कर लीजिएगा, आपको ज़रूर एग्जाम में फ़ायदा होगा। आज हमारा पेट का पूरा सिलेबस समाप्त हो रहा है, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 11 तारीख तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट हमने पढ़ लिए हैं, सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट क्लास हो गई है, जिनकी रह गई है वो आज आपको प्रोवाइड की जाएगी। कल से हम प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं, केवल प्रैक्टिस सेट 3-4 दिन केवल हम प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि कम समय में प्रश्नों को कैसे हल करना है, मैथ वाले सर अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे प्रश्नों को स्पीड से कम समय में किया जाएगा। मैं आपको रीजनिंग की कुछ और ट्रिक्स बताऊंगा। तो प्रैक्टिस सेट में ज़रूर जुड़िए हमारे साथ। जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे। आप भी अपनी प्रैक्टिस को लगातार करते रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो मिलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट में, तब तक नमस्कार।